नमस्कार, आदाब। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का आज से शुरू हो रहा खास शो, एक नया शो खबर इंडिया की। इस शो में भारत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में गाली बनाम गारंटी का संग्राम। प्रधानमंत्री मोदी ने मां पर टिप्पणी को बताया देश का अपमान। बिहार बंद की तैयारी। बिहार में 900 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर किया सीधा वार। नौकरी की मांग पर पटना में लाठीचार्ज। 12 साल से इंतजार कर रहे युवाओं पर टूटा पुलिस का डंडा। एमपी में खाद के लिए रात भर भूखे प्यासे लाइन में लगे रहे किसान। विपक्ष बोला ऐसे बनेगी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन पर हाईकोर्ट की सख्ती। मनोज जरांगे ने शर्तों पर आंदोलन खत्म करने का किया ऐलान। और फिल्म स्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान पर अवैध जमीन खरीद का लगा इल्जाम। सुहाना के खिलाफ पुलिस और प्रशासन हुआ एक्टिव। हो सकता है बड़ा एक्शन। करते हैं शुरुआत इस शो की। चुनावों में अक्सर नेता बदजुबानी पर उतर आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं उसे देखकर लग रहा है कि बिहार की राजनीति में अब मुद्दा विकास का नहीं बल्कि गालीबाजी का है। कोई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। बिहार में विपक्षी दलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा, मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। बीजेपी ने विपक्ष की इस गलती को इलेक्शन में कैश कराने का प्लान तैयार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे को बीजेपी बिहार में नीचे तक लेकर जाएगी। 4 सितंबर को पार्टी ने बिहार बंद का ऐलान किया है। सहयोगी दल भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी ने आज इस मुद्दे पर लाइन भी तय कर दी है। अब पार्टी व्यापक अभियान की रणनीति को आखिरी रूप देगी। कल यानी कि बुध को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में है। इसमें इसकी चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो मां के लिए अब शब्द कहे गए हैं उसको किस तरीके से आगे इलेक्शन में उठाया जाए। विपक्ष का गालियां देना या फिर सत्ता पक्ष का गालियां देना या फिर सत्ता पक्ष का पलटवार करते हुए इल्जामात लगाना, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन क्या बिहार की जनता नेताओं की बदजुबानी से बरगला जाएगी या फिर बुनियादी मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करेगी? क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद ये नेता भी भूल जाएंगे किसने किसको गाली दी और किसने किसको क्या कहा। जो सत्ता पक्ष इल्जामात लगा रहा है अब उस पर विपक्ष मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रहा है। वैसे देखा जाए तो अब तक इस मामले में कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कई केस भी दर्ज हो चुके हैं। खैर कौन पाक साफ है और कौन नहीं है ये फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं। जनता के जहन में क्या है वो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन याद दिला देते हैं पीछे का कुछ। हैदराबाद में एक बहुत बदतमीज नेता है जो तमाम मुसलमानों की मां बहन के लिए गालियां देता है। बीजेपी को क्या अभी या कभी उसकी गालियां सुनाई दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए पूरा सम्मान है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की मां ही मां है? क्या तमाम भारत के मुसलमानों की मां बहन बेटियां नहीं है? वो बदतमीज नेता कौन है? किस पार्टी ने उस पर मेहरबानी की है? क्या वो जानते हैं? नाम राजा लगाता है, लेकिन किस तरीके की जुबान इस्तेमाल करता है। राजा तो दयालु होता है, राजा एक आदर्श होता है जिसके पद चिन्हों पर लोग चलते हैं। बदजुबान तो राजा नहीं हो सकता। और एक बात, 500-500 रुपए की बिरयानियों की प्लेट 500-500 रुपए के लिए जब CAA-NRC में मुसलमान औरतें सड़कों पर बैठी थीं तो ये किस पार्टी के नेताओं ने कहा था? क्या तब मां बहन बेटियों की आबरू और इज्जत कुछ नहीं थी? जरा भाजपा को सोचना भी चाहिए और उन लोगों के गिरेबानों को चीर कर देखना चाहिए जो ऐसी बातें बोलते थे। बात बिहार की चल रही है तो बिहार में सियासी बवाल जारी है। चुनाव है ना, भ्रष्टाचार के खेल पर बिहार में खेला हो रहा है, खबर सामने आई है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टी के दिग्गज नेता ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं।
नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव वार करके करारा जवाब दे रहे हैं। एनडीए सरकार को घेरते हुए तेजस्वी ने कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक दो नहीं बल्कि 3 इंजीनियर्स के पास से 900 करोड़ की संपत्ति मिली है। तेजस्वी इस मामले में मंत्री ही नहीं बल्कि मौजूदा मुख्यमंत्री से साठगांठ का इल्जाम लगा रहे हैं। तेजस्वी ने दावा किया है कि एक इंजीनियर के पास 500 करोड़ की संपत्ति है, दूसरे के पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तीसरे के पास तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये तीनों इंजीनियर एक मंत्री के करीबी हैं और उस मंत्री के घर पर मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार का आना जाना है। वजह तो हमें नहीं मालूम क्यों जाते हैं, लेकिन सच्चाई शायद बिहार की जनता जानती है, या फिर खुद मंत्री जी जानते हैं, या फिर इस इल्ज़ामात की आड़ में क्या मंसूबा है तेजस्वी का वो जानते हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज हो गई है और इस जंग का शिकार जनता बनेगी, सत्ता बनेगी या विपक्ष, कुछ कहा नहीं जा सकता। पटना की सड़कों पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो शायद बिहार के लिए आम बात हो सकती है। नौकरी की आस लगाए सैकड़ों लोग, बीच सड़क पर अपने हक की आवाज़ उठाते लोग, हाथों में मांगों की तख्तियां और चेहरे पर मायूसी लिए लोग, सरकारी नौकरी का ख्वाब टूटने का जख्म जहन में लिए इन सैकड़ों लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। आखिर क्या गुनाह था इन लोगों का? नियुक्ति दो, न्याय दो, इन सब के नारे लगाने वाले ये लोग 12 बरस से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या इंतज़ार का बदला मार है? दरअसल पटना में नियुक्ति में देरी से नाराज परिचारकों का गुस्सा फूट पड़ा जब ये लोग जेडीए कार्यालय पहुंचे, अपने हक की आवाज़ उठाने लगे तो पुलिस ने जमकर लाठियां बरसा दी। पुलिस की ये लाठियां सिर्फ इन लोगों पर नहीं बल्कि इनसे जुड़े सैकड़ों परिवारों और उनके सपनों पर चली हैं। नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वायदा करने वाले नेता अब इन्हीं नौजवानों पर लाठियां बरसाएंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा? कैसे विकास होगा जनता का? कैसे विकास होगा प्रदेश का? और कैसे विकास होगा इस देश का? हमने सुना है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ लगातार बढ़ रहा है। हम भी चाहते हैं हमारा मुल्क ये मुकाम हासिल करे। हम भी चाहते हैं जो सुना है वो सच हो। लेकिन जो मंजर मध्य प्रदेश में देखने को मिला उसे देखकर विपक्ष भी ये कह रहा है कि अभी वक्त लगेगा जनाब, अभी अच्छे दिन आने में बहुत वक्त लगेगा। आप भी देखिए, ये नज़ारा एमपी का है, मध्य प्रदेश का। जो गज़ब है सबसे अलग है एमपी। लाइन में खड़े ये हज़ारों लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग आखिर कौन हैं? क्यों लाइन में खड़े हैं? वो भी इतनी तादाद में। ज़रूर कोई बड़ा सामान मुफ्त में मिल रहा होगा। 5 किलो राशन, 8 किलो राशन। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो जनाब आप गलत हैं। ये वो अन्नदाता हैं जो किसान हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप अपना पेट भर पा रहे हैं। ये वो किसान हैं जो यूरिया के लिए भूखे प्यासे रात भर लाइन में खड़े थे। ये नज़ारा खाद वितरण केंद्र के बाहर का है, जहां बच्चों से लेकर बूढ़े, नौजवान और महिलाएं भी लाइन में लगी थीं। घंटों भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी किसानों को मायूसी हाथ लगी। खाली हाथ इन्हें अपने घर लौटना पड़ा। किसानों ने इल्ज़ाम लगाए कि समितियों के साथ ही निजी दुकानदारों को भी खाद वितरित की गई, वो भी 3 गुना महंगे दामों पर। भीड़ इतनी थी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट तक की ड्यूटी लगानी पड़ी। पुलिस के साए में खाद बांटी गई, लेकिन सभी को नहीं मिल पाई। ये माना हमने कि एमपी में खाद की किल्लत है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये हालात तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे भारत के हैं। क्या ऐसे ही बढ़ेंगे? महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे ने सरकार के सामने शर्तों के साथ अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार अगर आरक्षण की मांगों पर जीआर जारी कर दे तो वो आज रात तक मुंबई छोड़ देंगे। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार और पुलिस दोनों को फटकार लगाई। कोर्ट का कहना था कि हमारे आदेशों की पालना क्यों नहीं करवाई गई, मैदान खाली कराने के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हालात काबू में नहीं आए तो हम सख्त ऑर्डर जारी करेंगे। मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दोपहर में समिति के अन्य सदस्यों से मुलाकात की और पूरे मसौदे पर चर्चा की।
मंत्री पाटिल ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान मरने वालों के परिजनों को योग्यता के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कहीं यह आंदोलन महाराष्ट्र में केंद्र के लिए गले की फांस ना बन जाए, क्योंकि आज एक ने मांग की है, कल कोई और भी मांग कर सकता है। अब बात बॉलीवुड की, जहां कि किंग खान यानी कि शाहरुख खान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। पहले वो खुद कंट्रोवर्सी में काफ़ी रहे, फिर बेटा आर्यन खान भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में रहा और अब उनकी बेटी सुहाना खान भी मुश्किल में है। सुहाना पर बिना परमिशन के किसानों की ज़मीन खरीदने के इल्ज़ाम लगे हैं। सुहाना ने जो ज़मीन खरीदी वो दरअसल अलीबाग के थल गांव में महाराष्ट्र सरकार ने खेती के लिए किसानों को दी थी। ऐसी ज़मीन खरीदने के लिए कलेक्टर की मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है, लेकिन इल्ज़ाम यह है कि सुहाना ने ना तो कोई परमिशन ली और ना ही कोई कागजी कार्रवाई पूरी की। मसलन स्टाम्प ड्यूटी चुकाकर इधर पैसे दिए और उधर ज़मीन खरीद ली, वो भी 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि 12.91 करोड़ की, यानी 12 करोड़ 91 लाख की। अब इस ज़मीन की खरीद फरोख्त की सौदेबाजी को लेकर मुंबई पुलिस के रेजिडेंट डिप्टी कमिश्नर ने जांच के लिए अलीबाग तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि खरीदार हो या फिर बेचने वाला, दोनों को तहसीलदार कलेक्टर से एनओसी लेनी होती है। बड़ा सवाल यह है कि सुहाना ने ये सौदेबाजी बिना शाहरुख की इजाज़त के तो नहीं की होगी, और अगर की है तो फिर जांच की आंच में शाहरुख खान भी आ सकते हैं। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये शो जो आप चाहते थे कि आए वो आ गया है, तो आपको पसंद आया होगा। हाँ, तो आज ज़रूर बताइएगा ताकि ये कोशिश अब हर रोज़ जारी रहे। सलामत रहिए, खुश रहिए।